नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नमस्ते आईटीआई। स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास नंबर 4 है ना। तो इसके पीछे की पूरी सीरीज़ कंप्लीट है, तो जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 2 और 3 इसके आगे की क्लास अब कंटिन्यू हो रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आप लोग को पूरा कंप्लीट बैच चाहिए आरएसी ट्रेड के लिए, है ना, आरएसी के लिए, तो ये 699 रुपये हमारी फ़ीस है। हमारा एप्लीकेशन है फिट ITI नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करें और जा कर के इस कोर्स को ज्वाइन करें, जहाँ पे हम पूरी ट्रेड थ्योरी आपके लिए कंप्लीट कवर करवा रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लास साथ में हमारी नोट्स आपको मिल जाएगी और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्लियर है? बाकी कोई भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा हमारा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी आपका अनुभव रहे हमसे पढ़ने के बाद, ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? रेफ्रिजरेंट का हिमांक बिंदु होना चाहिए। ये रेफ्रिजरेंट चैप्टर है, रेफ्रिजरेंट की थ्योरी है ना, पूरा डिटेल थ्योरी एप्लीकेशन पे मैं करवा चुका हूँ। तो एप्लीकेशन वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ ही रहे होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। थ्योरी आप वहाँ से करिए, प्रैक्टिस यहाँ से करिए, है ना। तो रेफ्रिजरेंट की हिंदी क्या होती है? शीतलक। शीतलक शीतलक क्या होता है? आपके फ्रिज या एयर कंडीशनिंग में एक तरल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि हीट को खींचता है इवापोरेटर में और कंडेंसर से जाकर के हीट को बाहर आपके वातावरण में रिजेक्ट करता है, वो शीतलक होता है। तो वही कह रहा है कि रेफ्रिजरेंट का हिमांक बिंदु। अब एक आइडियल शीतलक या रेफ्रिजरेंट के कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? एक तो होता है भौतिक गुण, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक, और एक होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स गुण, थर्मल, है ना। थर्मल यानी कि तापीय गुण। अब देखिए भौतिक गुण में वो सारे गुण आते हैं, जैसे कि आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो सस्ता होना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कैसी होनी चाहिए? श्यानता कम होनी चाहिए। श्यानता कम क्यों होनी चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा श्यान रहेगा, विस्कस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा विस्कस रहेगा, तो वो तरल पूरी तरह से बह ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे कि पानी की विस्कोसिटी कम है तो पानी आराम से फ्लो कर जाता है। वहीं पे हमारे पास अगर कोई गम है, कोई ग्लिसरीन है, तो वो क्या है, धीरे धीरे बहेगी। तो हमारा रेफ्रिजरेंट का भौतिक गुण ये बताता है कि श्यानता जो है आपका कम होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? आपकी अधिक होनी चाहिए, है ना। कंडक्टिविटी क्या है आपकी? अधिक होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में बताई है। रासायनिक गुण में जैसे कि आपका रेफ्रिजरेंट जहरीला नहीं होना चाहिए, है ना, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ज्वलनशील हो, आग पकड़ ले उसमें। ज्वलनशील भी क्या है? नहीं होना चाहिए। जहरीला भी क्या है? नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉन टैक्सिक, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेंट। साथ ही विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए, है ना, विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए। थर्मल यानी कि तापीय गुण या थर्मल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बीपी, साथ में लो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, लो एफपी होना चाहिए आपका, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ में हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए उसका, है ना। तो ये सारे गुण होते हैं। तो अब देखिए पूछ रहा है यहाँ पे हिमांक बिंदु यानी कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? निम्न नहीं होना चाहिए, यानी कि लो ही होना चाहिए, है ना। यहीं पे अगर बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तो वो भी हमारा लो होना चाहिए। भाई नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा, तब ना हमारा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। मेन तो काम ये है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। रेफ्रिजरेंट की श्यानता होनी चाहिए। पीछे मैंने बताया कि विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम विस्कस रहेगा तो बढ़िया से फ्लो करेगा, उसको बहने में जो है आसानी होगी। विस्कस ज़्यादा रहेगा तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। और हमको क्या करना है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इन सब से होते हुए बार बार सर्कुलेट करना है, जिससे कि हीट को खींचे इवापोरेटर से और कंडेंसर से हीट को क्या करे? बाहर रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेस होना चाहिए। आपकी विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त? कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का कौन सा आवश्यक गुण है? कह रहा है आवश्यक गुण, यानी कि फिर से प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो क्या वो विषाक्त होना चाहिए, यानी कि जहरीला होना चाहिए, टॉक्सिक होना चाहिए? तो नहीं। पीछे मैंने बताया कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो जहरीला नहीं होना चाहिए, विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि विस्फोट हो जाए, घर में आपने फ्रिज लगाया और ब्लास्ट कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उच्च फ्रीजिंग पॉइंट, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट हाई नहीं चलेगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या चलेगा, लो चलेगा। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया आपका, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। लो बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 याद करिए। आगे बढ़े भाई, रेफ्रिजरेंट का कौन सा भौतिक गुण है ना, यानी कि आपका जो है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि जैसे थर्मल कंडक्टिविटी जो है आपकी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है ना, भौतिक गुण में आती है। जैसे कि टॉक्सिटी हो गया है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टॉक्सिटी है। फिर क्या है, मिसेबिलिटी हो गया, आपका फ्लेमेबिलिटी हो गया। ये सब किस में आ जाएगा, रासायनिक गुण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रासायनिक गुण में आ जाएगा। श्यानता भी अगर पूछेगा तो श्यानता भी किस में आ जाएगा, भौतिक में ही आएगा। तो कंडक्टिविटी पूछे, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी पूछे, चाहे भौतिक चाहे श्यानता पूछे, वो किस में आएगा, आपका भौतिक में आएगा। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। बात है, सही बात है, प्रॉपर्टी है, टॉक्सिटी नहीं होना चाहिए, मिसेबिलिटी फ्लेमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक गुण पूछ रहा है, इसलिए हमारी जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो है, अच्छी होनी चाहिए। ये भी सवाल पूछ सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी हमको लो चाहिए या हमको हाई चाहिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमको हमेशा क्या चाहिए, हाई चाहिए। आगे बढ़ें, हेलो कार्बन में उपस्थित होता है। अब देखिए, रेफ्रिजरेंट को अलग अलग समूह में बांटा गया है ना। रेफ्रिजरेंट वाले चैप्टर में मैंने बताया कि जैसे आपका हेलो कार्बन हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हो गया है ना, इनऑर्गेनिक हो गया, हेलो कार्बन हो गया, हेलो कार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ये सब क्या है, अलग अलग समूह में रेफ्रिजरेंट को बांटा गया है। तो हेलो कार्बन जो रेफ्रिजरेंट होता है, जनरली वो CFC होता है। जैसे फ्रियान ग्रुप के आप जितने भी सारे रेफ्रिजरेंट देखते हैं, तो CFC में क्या होता है, उस CFC का मतलब ही होता है कि क्लोरीन है, कार्बन है और फ्लोरीन है। आप जब R12 R11 जब इसका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, तो वहां पे आपने यही देखा है कि कार्बन हम लोग यहाँ पे लिख करके फिर यहाँ से क्या करते हैं, फ्लोरीन लिखते हैं, यहाँ से क्लोरीन लिखते हैं ना, ये करते हैं, बैलेंस करते हैं ना, तो वही चीज है। तो ये किस में आता है, हेलो कार्बन में आता है। हेलो कार्बन में क्या आता है, CFC ग्रुप के सारे रेफ्रिजरेंट आते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आजकल के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि CFC ना दे करके हम लोग उसमें क्या डालें, उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन डालें, है ना। क्या डालें हम लोग, हाइड्रोकार्बन डालें, इनऑर्गेनिक डालें। लेकिन CFC हमारे पर्यावरण को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है, तो इतनी बात क्लियर हुई तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। हेलो कार्बन का अन्य नाम है ना, हेलो कार्बन का अन्य नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान समूह। वही पीछे मैंने आपको बताया कि हेलो कार्बन यानी कि CFC, चाहे आपका R11 हो गया, R12 हो गया। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेट्रोफिटिंग क्या है। रेट्रोफिटिंग मैंने कल की क्लास में चार्जिंग आपको बताया, एप्लीकेशन पे ना चार्जिंग, उसमें मैंने बताया ना कि आपको रेट्रोफिटिंग क्या है। रेट्रोफिटिंग, फ्लैक्सिंग का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, फ्लैक्सिंग। तो फ्लैक्सिंग क्या होती है, साफ सफाई होती है नाइट्रोजन से, है ना, साफ सफाई इसकी, आपकी कंडेंसर की, इवापोरेटर की, कंप्रेसर की साफ सफाई। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये है कि अब CFC तो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रही है, तो अगर आपके पास घर में CFC वाला रेफ्रिजरेटर है या AC है, उसमें हम लोग CFC को रिप्लेस करके उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन डाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेट्रोफिटिंग कहलाएगा, यानी कि CFC को रिप्लेस करना, रिप्लेस करना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं ज़रूरी है, न हो ही पाएगा, लेकिन रेट्रोफिटिंग में CFC को रिप्लेस करने से पहले आपको वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, वैक्यूम पंप में, तो उसका भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, वहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि हेलो कार्बन में हेलो कार्बन का अन्य नाम ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फ्रीऑन ग्रुप कहते हैं इसको, है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई अगले क्वेश्चन पे। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक क्या है, वही CFC ही क्या करती है, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो CFC में चाहे आपका कार्बन हो, चाहे आपका फ्लोरीन हो, चाहे आपका क्लोरीन हो, ये तीनों क्या करते हैं, आपके ओजोन परत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन ओजोन परत के साथ जाकर के मिल जाते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब ये आप समझिए, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अगर अणु है CFC का, तो लगभग 1 लाख ओजोन के अणु को क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है। 1 लाख ओजोन के अणु को नुकसान पहुंचाता है। इसी को देखते हुए एक माइट्रोलियर जो है वो कानून बनाया गया 1996 में, है ना।
उसमें ये बताया गया कि अब जो है किसी भी प्रकार के जो भी नए प्रोडक्शन होंगे उनमें जो है आप सीएफसी जो है लगाने वाला जो है चार्ज जो है फिल नहीं करेंगे, ना ही इसका आप आयात कर सकते हैं, ना ही निर्यात करते हैं। हालांकि बाद में फिर से उसको जो है सुधारा गया क्योंकि बहुत सारे काम ठप पड़ गए थे, तो उसमें ये बताया गया कि अब जो है आप अगर इसका आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। फिलहाल अब जो है फाइनल ये डिसीजन लिया गया कि 2040 के बाद 1 जनवरी 2040 के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा आपका, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा क्या आपका सीएफसी है ना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि आपका सीएफसी बैन हो जाएगा है ना। उसके बाद देखें हम लोग हाइड्रोकार्बन समूह के अंतर्गत आने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है। हाइड्रोकार्बन वही हाइड्रोकार्बन जो कि हमने हेलोकार्बन को रिप्लेस किया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारे किसमें आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन समूह के अंतर्गत आते हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट आपके उतने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितने कि आपकी सीएफसी नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है, पूरी तरह से पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से कौन सा रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है। अब देखिए जैसे हमने बताया कि आपने रेफ्रिजरेंट को अलग अलग समूह में बांटा है ना, जैसे कि इनऑर्गेनिक है ना, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, उसी प्रकार से जियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। जियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, जिसमें R400 सीरीज है। पूछा जाता है कि R400 सीरीज वाले जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं उनको हम लोग किस समूह में रखते हैं, तो उनको हम लोग जियोट्रॉप में रखते हैं। एजियोट्रॉप में R500 वाली जितनी सीरीज आपको देखने को मिलेगी वो किस में मिलेगी दोस्त, एजियोट्रॉप में मिलेगी है ना। जियो है कम है, एजियो थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए 500 हो गया। हेलोकार्बन, हेलोकार्बन में आपने देखा ही है पीछे कि आपकी जितनी भी सीएफसी यानी कि फ्रीऑन, जितनी भी फ्रीऑन गैस आती है वो आपने हेलोकार्बन में रखा। तो ये सारे क्या है, रेफ्रिजरेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, उसके अनुसार बताया गया है। अब जियोट्रॉप क्या होता है, जियोट्रॉप जो होता है वो 2 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है। 2 रेफ्रिजरेंट को जब आपस में कंबाइन मिला करके हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग जियोट्रॉप बोलते हैं। एजियोट्रॉप क्या होता है, यह भी 2 रेफ्रिजरेंट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो सवाल मन में उठेगा कि सर अंतर क्या है दोनों में, तो वही दोनों दो रेफ्रिजरेंट आपस में मिल रहे हैं। अंतर ये होता है कि जो जियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट होता है उसमें जो 2 रेफ्रिजरेंट आपके मिल रहे हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, अलग होता है। लेकिन एजियोट्रॉप में ऐसा नहीं। एजियोट्रॉप में जिन 2 मिक्सचर का आप लोग यूज करेंगे है ना, एजियोट्रॉप में आप लोग जिन 2 मिश्रण का आप लोग यूज करेंगे उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सेम फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। बाकी मिक्सचर चाहे जियोट्रॉप हो चाहे एजियोट्रॉप हो, दोनों में मिक्सचर हम लोग 2 रेफ्रिजरेंट को कंबाइन मिला के लेते हैं है ना। 400 सीरीज, 500 और सीएफसी या हेलोकार्बन को तो आप लोग जानते ही हैं, आपका R12 हो गया, R13 हो गया है ना, R22 हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके सीएफसी या हेलोकार्बन में आते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होने वाला रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एजियोट्रॉप होता है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, इंग्लिश में भी लिखा है तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, हैरान नहीं कि सर हमारे लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में हमने क्या किया है, क्वेश्चन को डाला है। आगे देखिए, एजियोट्रॉप समूह का रेफ्रिजरेंट क्या है, वही जो मैंने पीछे बताया कि एजियोट्रॉप है यानी कि 500 सीरीज है, जियोट्रॉप पूछेगा तो 400 सीरीज है ना। वहीं पे अगर सिर्फ जियोट्रॉप की बात करें, सिर्फ जियोट्रॉप की बात करें, इसका मतलब है कि वो 400 सीरीज की बात कर रहा है। R400 नॉमेनक्लेचर बनाना आता है कि नहीं, R वाला, R को अगर केमिकल नाम में बदलना हो तो मैंने पीछे की क्लास में ट्रिक बताया है, तो उसको आप लोग कर लेना। बाकी ये फ्रियॉन है, R21 है, 11 है, 22 है, ये सब किस में आता है, CFC में आता है ना, फ्रियॉन, ये फ्रियॉन ग्रुप में आता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट कौन से हैं। हमने बताया ना कि रेफ्रिजरेंट को अलग अलग समूह में बांटा गया है ना, जैसे कि आपने हेलोकार्बन देखा, हाइड्रोकार्बन देखा, सीएफसी देखा, जिसको फ्रियान ग्रुप में बांटा गया है ना। उसी प्रकार से जियोट्रॉप था, एजियोट्रॉप था, उसी प्रकार से एक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में बांटा गया। देखिए सबसे पहले अगर आप जब रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन ही देखें अगर, तो रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट 2 प्रकार से बांटा गया रेफ्रिजरेंट। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी है ना। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यानी कि प्राथमिक, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो कि डायरेक्ट जो है आपके भाग लें हीट को एब्जॉर्ब करने में या हीट को रिमूव करने में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ये, है ना। जैसे जैसे कि आपने जितने भी आपने पीछे देखे, जैसे कि आपने जियोट्रॉप समूह का सारा रेफ्रिजरेंट देखा, चाहे वो R400 हो, चाहे वो R500 हो, चाहे वो फ्रियॉन का R11 हो, R12 हो, R22 हो, 134A हो, कोई भी हो, वो सारा किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी में आ जाएगा। प्राइमरी की एक खासियत ये भी है कि ये क्या करता है, लेटेंट हीट को क्या करता है, कैरी करता है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, ऐसी ऊष्मा जो कि पदार्थ के फेज को चेंज करे, फेज यानी कि अवस्था को चेंज करे, ऐसी ऊष्मा जिसको देने पर, जिसकी सप्लाई देने पर ठोस क्या है द्रव में बदल जाए, द्रव क्या है गैस में बदल जाए, गैस क्या है द्रव में बदल जाए, कुल मिला के फेज का चेंज हो। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, ये रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की सहायता करते हैं कूलिंग करने में, है ना। जैसे कि आपके पास वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, तो ये सारे रेफ्रिजरेंट, ब्राइन हो गया, ये रेफ्रिजरेंट क्या आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। इसमें आएंगे ये सब सेकेंडरी में आएंगे। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इनऑर्गेनिक, अब इसी में फिर आप प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से हमने बांटा रेफ्रिजरेंट को, जिसमें कि इनऑर्गेनिक हो गया आपका, हेलोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, जियोट्रॉप हो गया, एजियोट्रॉप हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, वो सारे रेफ्रिजरेंट के प्रकार प्राइमरी में आ जाते हैं। तो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा आता है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना, आपका CO2 हो गया, है ना, CO2 के साथ आपका NH3 यानी कि अमोनिया हो गया, और इनकी जो सीरीज होती है वो R700 वाली सीरीज होती है। जब इनका नोमेनक्लेचर करना जो है वो अलग होता है, जैसे कि अगर आपके पास अमोनिया है ना, मान के चलिए कि अमोनिया है, और अमोनिया के साथ, है ना, अमोनिया के साथ अगर हम लोग इसका एटॉमिक वेट डाल दें 700 में, है ना, तो अमोनिया कितना होता है, मान के लिए अमोनिया का 17 है ना। अब R700 सीरीज हमने आपको बताया, तो 700 में अगर 17 आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा R717, ये हो जाएगा इसका नंबरिंग, किसकी, रेफ्रिजरेंट अमोनिया की। यानी कि जितने भी अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं, अगर उसमें उनका हम वेट, मॉलिक्यूलर वेट अगर जोड़ दें 700 सीरीज में, जितना आपका बन के आएगा, कैलकुलेट होकर के आएगा, वो आपकी नंबरिंग हो जाएगी रेफ्रिजरेंट की। तो फिलहाल यहाँ पे अकार्बनिक का देखें तो हम लोग अमोनिया भी है, CO2 भी है, पानी भी है, तो इसका सारा ऑप्शन क्या है आपका फिलहाल यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, ये सभी। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वाटर होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे रेफ्रिजरेंट किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। क्लियर है, जितना मैं डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अनसैचुरेटेड मैंने बताया ना, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, वही चीज यहाँ पे पूछ लिया। अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में क्या आता है कि जैसे आपका एथिलीन हो गया, है ना, मीथेन हो गया, प्रोपेलीन भी अगर आ जाए आपका, प्रोपेलीन भी अगर आ जाए तो वो भी किस में आएगा, आपका अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक में आएगा। यानी कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफ्रिजरेंट की श्रेणी में उसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपका एथिलीन भी आ रहा है, जैसे कि ट्राईक्लोरोएथिलीन, डाईफ्लोरोमेथेन, अगर प्रोपिलीन भी आ जाता तो वो भी माना जाता, एथिलीन भी माना जाएगा, तो इसलिए इसका सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, है ना। ट्राईक्लोरोएथिलीन, डाईफ्लोरोमेथेन, एथिलीन, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सूची दी हुई है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है जिसको हम लोग अलग अलग समूह में बांटते हैं। अब देखिए, जैसे हेलोकार्बन मैंने बताया ना शुरू में, सबसे पहले हेलोकार्बन, तो हेलोकार्बन क्या था, CFC का था, है ना, CFC यानी कि फ्रियॉन के जितने भी आपके जो है रेफ्रिजरेंट थे, उनको हम लोगों ने हेलोकार्बन में डाला। उसके बाद जैसे आपने प्रोपेन एग्जांपल में देखा अभी, तो प्रोपेन को हमने किस में डाला, हाइड्रोकार्बन में डाला। इनऑर्गेनिक में हमने क्या डाला, जैसे अमोनिया हमने डाल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया था, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हमने डाल दिया था, या SO2 भी अगर आपका आ जाए तो ये भी किस में आ जाएगा, अकार्बनिक में आ जाएगा। फिलहाल ये सीरियल से ही लग रहा है दिया हुआ है ना। ट्राईफ्लोरोमेथेन, इसमें किस में आएगा, आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में आएगा, HFC में आएगा, और ये सबसे बेस्ट होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्लियर है,
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन है ना, तो ये फ्रीऑन ग्रुप का ही है। अब ये कैसे आप इसको निकालेंगे, यानी कि अगर नंबरिंग दी हुई है, जैसे R11 दिया हुआ है, इसको आप इस फॉर्म में कैसे लाएंगे केमिकल फॉर्म में, इसका तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसका अपोजिट आप करेंगे तो कहाँ पे आप आ जाएंगे? इसके नाम से R की सीरीज इसकी निकाल लेंगे। तो कमेंट करिएगा इसकी R सीरीज, ये जो वहाँ पे ड्राई क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन लिखा हुआ है, इसका नंबरिंग क्या होगा रेफ्रिजरेंट का, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1995 में CFC रेफ्रिजरेंट प्रतिबंधित हो गए। सही कह रहा है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जिसने क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया, और भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किया था, है ना? तो आप देखिए 1995 में CFC रेफ्रिजरेंट प्रतिबंधित हो गया, ये तो बात सही कह रहा है। दूसरा कथन देखते हैं, CFC के प्रतिबंधित होने के पश्चात HFC का प्रयोग अधिक किया जाने लगा। मैंने बताया ना कि HFC जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है एज कंपेयर टू आपके CFC, तो वो बेस्ट भी होता है। तो इसलिए इसका दोनों कथन क्या है? सही है। तो कथन 1 भी सही है और कथन 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन, है ना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? CFC रेफ्रिजरेंट वेर बैंड इन 1995। किस प्रोटोकॉल के तहत? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। इसका रिफॉर्म बाद में हुआ है ना, सन 2000 में इसका रिफॉर्म भी हुआ। उसमें ये बताया गया कि ठीक है भाई, आप बना सकते हैं, लेकिन आना जाना आपका जो है प्रतिबंधित है, लाइसेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो वही कथन है यहाँ पे, आफ्टर CFC वाज बैंड HFC स्टार्ट बिंग। अब देखिए CFC को HFC से अगर आपको रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं? रेट्रोफिटिंग। अभी मैंने पीछे बताया है ना, क्या करते हैं हम लोग? रेट्रोफिटिंग करते हैं। अब रेट्रोफिटिंग करने से पहले आपको वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, पूरा लंबा प्रोसेस है, एक क्लास में पूरी कंप्लीट कराया हुआ है, वो देख लीजिएगा। आगे बढ़े, निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया ना कि प्राथमिक और द्वितीयक, दो प्रकार के रेफ्रिजरेंट होंगे आपके, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी कौन सा होगा? जो कि डायरेक्ट भाग लेगा, है ना, और साथ में वो लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा को कैरी करेगा, यानी कि फेज चेंज में डायरेक्ट वो काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि फ्रियान क्या करता है? फ्रियान आपकी जो है, मान लीजिए कि R12 आपके घर में रेफ्रिजरेटर उसमें डला हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे इवापोरेटर है मेरे दोस्त, है ना, जो यहाँ पे इवापोरेटर है, यहाँ पे क्या है? आपका कंप्रेसर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसका प्रेशर कम होता है, इसका क्या होता है? लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। यहाँ से जब एंटर करता है इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट, तो किस फेज में रहता है? तब वो रहता है वेपर में, है ना, वेपर में रहता है। लेकिन जैसे ही इवापोरेटर से हीट लेके निकलता है तो वो किस में बदल जाता है? वो आपका वेपर में, वो आपका लिक्विड में बदल जाता है ना, लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, साइकिल उल्टा चलाइए। ठीक है, साइकिल उल्टा चलाइए। देखिए एंट्री साइड में जैसे ही इवापोरेटर में एंट्री करेगा तब वो लिक्विड में रहेगा, जब निकलेगा तो वेपर बन जाएगा। अगर इसकी साइकिल जस्ट अपोजिट कर दी जाए, अगर इवापोरेटर ऐसे कर दिया जाए और इवापोरेटर को इधर से इधर प्रवाहित किया जाए, तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा अंदर तो किस में रहेगा? वो लिक्विड में रहेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, लिक्विड में रहेगा। और जैसे ही इवापोरेटर क्या करेगा? इवापोरेटर में जाकर रेफ्रिजरेंट आसपास जो आपकी खाने की सामग्री रखी हुई है, आपके फल, आपकी सब्जियां रखी हैं, वहां से हीट को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। तो जब लिक्विड में आप लोग हीट देंगे, आप बताइए, आपके पास पानी है ना, पानी को आपने गर्म किया गैस पे रख के, तो पानी किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, या वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। उसी प्रकार से इवापोरेटर क्या करता है? इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट घुसा तो लिक्विड, लेकिन अंदर क्या है? उसको हीट मिली खाने पीने की चीजों से। अब आप ये सोचोगे सर गैस में तो हम लोग बहुत टेम्परेचर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम रहता है, फल की कितनी टेम्परेचर है, फल में कितना हीट है? तो मेरे भाई ये नेगेटिव में इसका टेम्परेचर भी तो होता है जो रेफ्रिजरेंट है। नॉर्मल रेफ्रिजरेंट आप क्यों नहीं यूज कर पाते हो? इसीलिए आप नेगेटिव, इसीलिए लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ हमको लो ही चाहिए होता है, जिससे कि आपके फल की जो हीट है, सब्जियों की जो हीट है, खाने पीने सामग्री की जो हीट है, वो हीट उसके लिए इतना पर्याप्त हो कि उसको क्या कर दे? उसके फेज को चेंज कर दे। तो किस में बदल जाएगा? ये वेपर में बदल जाएगा। समझ में आया इतनी सी बात? आगे बढ़े। तो द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? ट्राइफ्लोरोमेथेन, प्रोपेन, अमोनिया, ब्राइन। कौन सा होता है? ब्राइन होता है ना। अरे अभी तो बताया, ब्राइन है आपका, एयर है आपका, वाटर है आपका, ये सब क्या है? सेंसिबल हीटिंग को कैरी करते हैं,
जो कि डायरेक्ट जो है नहीं काम करते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पे, लेकिन सपोर्ट करते हैं आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? फिर से वही सवाल आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन है आपका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है आपका, HCFC है आपका, तो H2O जल, जल क्या है आपका? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। जल है आपके पास, एयर है आपके पास, ब्राइन है आपके पास, ये सब किस में आ जाता है आपका? सेकेंडरी में आ जाता है। क्लियर है? विच इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा आपका? H2O, यानी कि पानी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर आप लोग कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया कहाँ यूज किया जाता है? चिलिंग प्लांट में, है ना, आइस प्लांट में, चिलिंग या आइस प्लांट में, आइस प्लांट में। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि 0 से नीचे टेम्परेचर, यानी कि माइनस में भी हम जा सकते हैं, माइनस में हम जा सकते हैं। पानी, पानी एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो कि अवेलेबल तो बहुत सस्ता है, लेकिन इससे जो अब आप कूलिंग करेंगे, जब एज ए रेफ्रिजरेंट पानी को यूज करेंगे, तो इससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाया जा सकता है। 0 से नीचे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्योंकि बर्फ बन जाएगा, है ना, बर्फ बन जाएगा तो सर्कुलेट ही नहीं करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये। वहीं पे अगर एयर की भी बात करें, एयर भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, एयर। तो एयर के लिए हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि एयर जो है वो कौन सी साइकिल पे एयर रेफ्रिजरेंट काम करता है ना, तो रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल आपसे ऑप्शन में आएगा। रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, अरे जिसमें हम लोग टरबाइन चलाते हैं, है ना, थ्योरी में मैं कवर कराऊंगा आपको, इसमें टरबाइन लगी होती है ना, वही होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। फिलहाल यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए, यानी कि नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर, तो ऊपर तापमान किससे? पानी से, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? वाटर सही हो जाएगा आंसर। विच रेफ्रिजरेंट इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर मेंटेन करता है? तो वाटर ही है, बाकी सब आपका नीचे ले जा सकते हैं। आगे बढ़ें, सोडियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु क्या हो जाता है? देखिए, जब सोडियम क्लोराइड, चाहे आप सोडियम क्लोराइड मिला दो, है ना, चाहे आप सोडियम क्लोराइड मिला दो, चाहे आप कैल्शियम क्लोराइड मिला दो, इन दोनों को जैसे ही आप पानी में मिलाओगे तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तुरंत डाउन हो जाएगा। और ये तो हमारे लिए बढ़िया है, इसीलिए हम लोग मिलाते भी हैं, क्योंकि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का गुण ही यही है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। अधिक पे नहीं करना है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये सारा काम नहीं। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ने जल में सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया तो इसका जमाव बिंदु को क्या हो जाएगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट तुरंत घट जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर हो सकता है कि पहले -35 पे फ्रीज हो रहा होगा, तो अब और नीचे जा सकता है ये, है ना, ऐसा हो सकता है। आगे बढ़िए, एक सूची दी हुई है, ब्राइन, एंटीफ्रीज, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो आपकी अमोनिया होती है ना, अमोनिया होती है वो विस्फोटक होती है ना, विस्फोटक होती है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि हमको विस्फोट से बचना है, आपके पास दो ऑप्शन है, अमोनिया है और SO2 है ना, NH3 है और आपके पास क्या है? SO2 है। तो आप हमेशा SO2 को प्रेफर करेंगे अगर आपको विस्फोटक से बचना है तो। कहने का मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? आपकी विस्फोटक नहीं होती है, जबकि अमोनिया क्या है? आपकी विस्फोटक होती है ना। हाँ हाँ, ठीक है, हालांकि कम विस्फोटक होती है, लेकिन क्या है? विस्फोटक होती है, यानी कि वो एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोजिव होती है। वहीं पे हम लोग एंटी फ्रीज की बात करें तो एंटी फ्रीज में आपका प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया। इसके अलावा ऑप्शन में ग्लिसरीन भी अगर दे दे तो वो भी क्या होता है? आपका एंटी फ्रीज होता है। ग्लिसरीन भी दिया हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एंटी फ्रीज ही होता है। और ब्राइन की बात करें हम लोग तो सोडियम क्लोराइड, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो इसका भी सीरियल एकदम सीरियल से ही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। ए ऑप्शन करेक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़िए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। केमिकल नेम, सॉरी, रेफ्रिजरेंट नंबरिंग क्या होता है? R717। R717 कैसे हो गया? 700 सीरीज है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में हमको R700 लगाना ही है, अब प्लस आपका वेट लगाना है ना, M, मॉलिक्यूलर वेट आपका लगाना है। तो 17 अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है, 700 में हमने जोड़ दिया तो 817 आ गया। NaCl यानी कि नमक हो गया है ना। NH4 क्या है? अमोनियम है, अमोनियम है। इसका मतलब क्या है? अमोनिया को वाटर के साथ क्या किया गया है? मिलाया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अमोनियम हो जाएगा। NaOH हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है भाई, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, इसलिए इसकी थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिए अच्छी सी बुक का सजेशन चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ से पढ़िए बेहतरीन तरीके से, एग्ज़ाम दे के आइए, सिलेक्ट होइए। और RSC वालों के लिए इतना कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तो इतना तो उत्तरदायित्व तो आपका बनता ही है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सपोर्ट भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, जिससे कि मैं और अच्छे से मेहनत कर पाऊँ RSC ट्रेड पर। क्लियर है? क्योंकि मोटिवेशन के बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? मैंने रेफ्रिजरेंट का चैप्टर पढ़ाया है, थ्योरी, उसमें मैंने बताया है कि अमोनिया अटैक नॉन फेरस मेटल। एक मैंने नोट डलवाया था ना, अमोनिया अटैक नॉन फेरस मेटल। अब देखिए, जितने भी आपकी ट्यूबिंग होती है रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में, सब कॉपर की होती है। लेकिन अमोनिया जब आप यूज करोगे, जब भी आप अमोनिया यूज करोगे, तो आप देखोगे कि अमोनिया क्या करती है? नॉन फेरस मेटल पे क्या कर रही है? अटैक कर रही है। तो ऐसे ऐसे स्थान पे आपको क्या करना है? स्टील आप यूज करिए, स्टील यूज करिए, स्टेनलेस स्टील यूज कर लीजिए, कास्ट आयरन अगर हो पाए तो वो भी यूज कर लीजिए। कुल मिला के लोहा चाहिए उसको। अगर नॉन फेरस है तो अटैक कर देगा। अटैक क्या करेगा? कोरोजन ला देगा, उसमें जंग आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा? जंग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखिए, अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? तो तांबा पे डालेगी, पीतल पे डालेगी। लाइक आपके पास कॉपर है, उसको खराब कर देगी। आपके पास पीतल यानी कि ब्रास है, उसको भी खराब कर देगी। ब्रॉन्ज है, उसको भी खराब कर देगी। तो कुल मिला के सीधा सा मतलब ये है कि आप स्टील चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किस धातु पर जंग का प्रभाव डालती है? तो इस पे भी डालती है और इस पे भी डालती है। तो सवाल क्या आपका सही हो जाएगा? उत्तर आपका सही होगा डी, है ना। तांबा और पीतल पे क्या करती है? प्रभाव डालती है, यानी कि अटैक करती है। फेरस मेटल के साथ इसका व्यवहार फैमिलियर होता है, बढ़िया होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अमोनिया कॉजेज रस्ट। देखिए, रस्ट क्या करती है? ये रस्ट का फॉर्मेशन करती है। इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? किस पे करती है? कॉपर पे करती है, ब्रास पे करती है, स्टील पे नहीं करती है। स्टील हम लोग यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़े हम लोग। एक बार कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? एक बार, एक बार के बारे में आपसे पूछा गया, तो एक बार तो बहुत होता है ना। लेकिन अगर आपसे mm ऑफ Hg में पूछे तो लगभग 750 mm ऑफ Hg, 750 mm ऑफ Hg जो है आपका होता है। वहीं पे अगर आपसे पास्कल में पूछे, है ना, तो ये होता है आपका 10⁻³ किलो पास्कल, है ना। अगर इसको हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करें तो किलो क्या है आपका? हट जाएगा। देखिएगा, किलो आपका क्या हो गया? 1 2 3, है ना। ये क्या हुआ आपका? किलो हट गया, तो आपका किस में आ गया? ये पास्कल में आ गया। वहीं पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी आपका हो सकता है, बट ऑप्शन 1 बार इक्वल टू 10 किलोमीटर पर किलो न्यूटन नहीं होगा, है ना। किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है। क्लास नंबर 2 प्लेलिस्ट में डली हुई है, जिसमें मैंने प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। गेज प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, आपका वैक्यूम प्रेशर क्या है, उसको मेजर कैसे करना है, यूनिट कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो वो जाकर के क्लास आप लोग देखेंगे, उम्मीद तो आपसे यही है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को किसके समीप ले जाने पर सफेद धुआं निकलता है? अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, जब आपको अमोनिया की टेस्टिंग करनी होती है, लीकेज टेस्ट आप करते हैं, लीकेज टेस्ट।
जब आप लीकेज टेस्ट करते हैं तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग टेस्टिंग बनाई गई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड आपके लिए बनाया गया है ना, साथ में आपके लिए कुछ स्पेशल मेथड भी बनाए गए हैं। तो जब भी आप अमोनिया की टेस्टिंग कर रहे हो तो अमोनिया की टेस्टिंग करते समय सल्फर डाइऑक्साइड की जो है रॉड जो है आसपास आप ले जाएंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया अपने आसपास आएंगे और रिसाव हो रहा है आपके अमोनिया का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सफ़ेद कलर का धुआं उठने लगेगा। क्या उठने लगेगा, धुआं उठने लगेगा। क्लियर है। लीकेज का चैप्टर इसके पीछे वाले ऑब्जेक्टिव में कवर है, उसको देख लीजिएगा। अलग अलग मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि लीकेज के लिए कौन कौन सी विधियां, किस किस रेफ्रिजरेंट के लिए कौन कौन सा लीकेज हम लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल सफ़ेद धुआं किसके साथ निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड के समीप ले जाने के पास अमोनिया। जब भी आप अमोनिया की टेस्टिंग कर रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड आसपास जाएगा तो सफ़ेद धुआं निकलेगा, है ना। इसके अलावा लिटमस पेपर भी होता है, नीला कर देता है कलर को। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी उसके बारे में। फ्रियान 21 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपसे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिएगा, फ्रियॉन 21 है तो इसका मतलब क्या है कि R21 ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, ट्रिक बताते हैं। HCHF है ना, CHF प्लस माइनस 0। अब देखिए, ये हमको 3 डिजिट में करना है, 3 डिजिट में करना है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 डिजिट है, तो अब इसको 3 डिजिट में करना होगा तो R021 ऐसे कर दिया। 3 डिजिट हो गया। यहाँ भी R21 था, यहाँ भी R21 है। क्या नाम में कोई फर्क हुआ, क्या वैल्यू में कोई चेंज हुई? नहीं। अब देखिएगा, कह रहा है कि जो पहला आपका नंबर है वो C को डिनोट करता है, तो उसमें हमको क्या करना है, +1 जोड़ना है। तो 0 में हमने क्या जोड़ा, 1, तो 1 आ गया। फिर क्या करना है, H वाले में यानी सेकंड वाले में 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1। फिर क्या कह रहा है कि थर्ड वाले में हमको कोई चेंज नहीं करना, इसलिए हमने 1 रहने दिया। अब देखिए, कार्बन आपका कितना है, 1 है, कार्बन हमने बना दिया 1। आपका H यानी कि सेकेंड वाला नंबर कितना है, 1 है, तो हमने H क्या कर दिया, 1 बना दिया। फिर क्या है आपका F क्या है आपका, जो सेकेंड वाला लास्ट में हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, है ना। तो F कितना है, 1 है, F कितना है, 1 है। बाकी जो 2 बचा उसमें हम लोग क्लोरीन को डाल देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि CHF है ना, फ्रियॉन ग्रुप का है। तो अब क्या हो गया है आपका, ये 2 क्लोरीन हो गया, 1 फ्लोरीन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया। अब यहाँ से आप निकाल करके कमेंट करना कि कौन सा इसका सही होगा, है ना। मैंने मोनो बताया था आपको, ट्राई बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या आप लिखोगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता चले कि लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक आप क्लासेस को देख रहे हो या नहीं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए आगे या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करना आंसर को, जिसको भी पता हो। और फिर से अगर चाह रहे हैं कोर्स में एनरोल होना तो पढ़िए जाइए, जानदार तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, और एक प्रोमो कोड मैंने बनाया है RLY10। ये कूपन कोड आप लगा लोगे तो आपको डिस्काउंट भी क्या है, मिल जाएगा, है ना। कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा इस फीस में भी। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, हमारी ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे ही करनी पड़ेगी, थ्योरी आप वहाँ कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में कवर नहीं हो पाती हैं और बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में भी कवर नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपको दोनों पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर हमने कोर्स ले लिया, जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं सर कि मैं कोर्स ले लिया हूँ तो सिर्फ क्या वो वीडियो देख लूँ काम चल जाएगा, तो भाई काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपका काम बनेगा, तो प्रैक्टिस आप यहाँ पे करिए, है ना। क्योंकि होस्टिंग का चार्ज देना पड़ता है, वहाँ पे वीडियो ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा हमको चार्ज देना पड़ेगा। जितनी बार आप लोग वीडियो देखते होगे एप्लीकेशन का, उसका चार्ज हमको देना पड़ता है। तो यूट्यूब फ्री है तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, थ्योरी आप वहाँ करो। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट डाल देना, मैसेज कर देना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, पढ़ना बेहतरीन तरीके से। मैं आप सबके लिए RSC की क्लास दिन प्रतिदिन ऐसे ही बेहतर करता चला जाऊँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।